ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। मेजर कंसेप्ट इन एनवायरनमेंट, हेल्थ, पर्सन, गोल ऑफ नर्सिंग और एडाप्टेशन। एनवायरनमेंट इन्होंने कहा कि एक स्टिमुलस का काम करता है, कंडीशन, circumstances circumstances and influences that affect the development and behavior of humans as adaptive system। तो ये क्या इन्होंने कहा कि ये जो एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट क्या है, ये एक कंडीशन है या ये एक स्टिमुलस है या ये एक इन्फ्लुएंस है। ओके, तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसेस है जो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और एडाप्टिव सिस्टम की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। ओके, तो इन्होंने सिंपल कहा कि इन्वायरमेंट क्या है, ये कंडीशन, सर्कमस्टांसेस या इन्फ्लुएंसेस है जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और ये जो है ना ये एडाप्टिव सिस्टम की तरफ जो है ना वो लेके जाते हैं। दूसरा इन्होंने हेल्थ की बात की। हेल्थ इन्होंने कहा, क्या कहा कि हेल्थ अ स्टेट एंड अ प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग इंटीग्रेटेड एंड होल। इन्होंने कहा कि हेल्थ क्या होता है, ये एक स्टेट है, ये एक प्रोसेस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग इंटीग्रेटेड एंड होल। ये एक स्टेट है और ये स्टेट कब हासिल होगा, जब एनवायरमेंटल स्टिमुलाई अफेक्ट करेगा आपके पर्सन को और पर्सन जो है ना अपने आप को एडाप्ट करेगा। तो एडाप्टेशन के बाद जो है ना ये इंटीग्रेटेड एंड होल स्टेट जो है ना ये अचीव हुआ। होल मीन यूनिफाइड स्टेट, यूनिफाइड मीन के हेल्दी स्टेट जो है ना वो क्या होगा, वो अचीव होगा। ओके, अच्छा फिर तो ये इन्होंने जो है ना हेल्थ का जो कंसेप्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था वो क्या था, वो होलिस्टिक व्यू, डायनामिक व्यू इन्होंने जो है ना वो प्रेजेंट किया था। फिर चौथा इन्होंने बात की थी पर्सन के हवाले से। पर्सन इन्होंने बताया था कि पर्सन द ह्यूमन एडाप्टिव सिस्टम एंड डिफाइंड एज अ होल विद that parts with parts that function as a unity for some purpose। इन्होंने कहा कि पर्सन क्या होता है, ये एक एडाप्टिव सिस्टम है या ये एक यूनिफाइड होल है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो है ना ये यूनिटी की तरफ जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने ऊपर जो है ना वो डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग जो है ना ये क्या करता है, ये जो यूनिवर्स यूनिफिकेशन होता है या यूनिवर्स एक ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाता है, तो इसका मेन पर्पज ये होता है कि ये यूनिवर्स जो है ना ये यूनिटी की तरफ लेके जाए। ह्यूमन सिस्टम इंक्लूड पीपल, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटीज एंड सोसाइटी एज अ होल। अब ह्यूमन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आते हैं, पीपल ग्रुप्स पे आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी आते हैं, कम्युनिटी, सोसाइटीज, ये सब कुछ जो है ना ये पर्सन में इन्होंने जो है ना वो या ह्यूमन सिस्टम में इन्होंने शामिल की है। ओके, अच्छा फिर इसके बाद जो है ना गोल ऑफ नर्सिंग। गोल ऑफ नर्सिंग इन्होंने कहा, क्या कहा कि गोल ऑफ नर्सिंग ये है कि प्रमोशन ऑफ एडाप्टेशन इन ईच ऑफ द फोर मूड्स। इन्होंने कहा कि गोल ऑफ नर्सिंग क्या है कि जो फोर मूड्स है, फोर एडाप्टिव सिस्टम हमने पढ़ी, तो इसमें एडाप्टेशन को प्रमोट करना ये गोल ऑफ नर्सिंग है। एडाप्टेशन किस चीज़ को हम कहते हैं, तो एडाप्टेशन ने कहा कि द प्रोसेस and outcomes whereby thinking and feeling person as individual or in groups use consciousness, awareness and choice to create human and environmental integration। तो इन्होंने कहा कि एडाप्टेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है या आउटकम्स है। आउटकम किस चीज़ की है, ये आउटकम जो है ना इंसान इंडिविजुअल की थिंकिंग और फीलिंग्स की है। ये थिंकिंग और फीलिंग के थ्रू कॉन्शियस अवेयरनेस जो है ना वो क्रिएट करते हैं और फिर जो है ना क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो थिंकिंग और फीलिंग के थ्रू इंसान एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या होता है, ये एडॉप्टेशन होता है। ओके, अच्छा इसका सिंपल मतलब ये है कि डायरेक्टली काजिंग अ नीड फॉर एडाप्टेशन। अच्छा ये फोकल स्टिमुलाई के साथ है। अब फोकल स्टिमुलाई, तीन टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई होते हैं। ये जो एनवायरनमेंट के बारे में हमने बात की ना, तो एनवायरनमेंट से तीन टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई इंसान को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टिमुलाई होते हैं वो फोकल स्टिमुलाई होते हैं। फोकल स्टिमुलाई, दो स्टिमुलाई दैट आर द proximate cause of the situation या immediate cause of the situation या direct cause of the situation। ये जो इंसान को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली जो स्टिमुलाई इंसान को अफेक्ट करते हैं, तो वही स्टिमुलाई क्या होता है, वही होता है फोकल स्टिमुलाई। जैसे कि डायरेक्टली काजिंग द नीड्स फॉर एडाप्टेशन। फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज डायग्नोज्ड विद अ क्रॉनिक इलनेस, तो क्रॉनिक इलनेस के साथ जो है ना एक पेशेंट जो है ना वो डायग्नोज हो गया, तो अब ये जो डायग्नोसिस है ये क्या है, ये क्या है, ये फोकल स्टिमुलाई है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है और वो जो है ना वो डायग्नोज हो गया विद हार्ट डिजीज,
तो ये जो हार्ट डिजीज है, क्रॉनिक इलनेस, डायबिटीज के साथ एक पेशेंट जो है ना वो डायग्नोज हो गया। तो ये जो डायबिटीज का डायग्नोसिस है ये क्या है, ये इसके लिए फोकल स्टिमुलाई जो डायरेक्टली इंसान को अफेक्ट करते हैं। दूसरा कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई है। कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई जैसा कि ऑल अदर स्टिमुलाई all other stimuli and the internal or external environment। अब फोकल स्टिमुलाई के अलावा जितने भी स्टिमुलाईज होते हैं, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट में हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो, विच में आर मे नॉट अफेक्ट द सिचुएशन, जो या सिचुएशन को अफेक्ट करते हैं या वैसे ही इधर रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई। इसमें आते हैं इंटरनल स्टिमुलाई में आता है थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई में जैसे कि सोशल सपोर्ट सिस्टम है या जो है ना फिजियोलॉजिकल फिजिकल एनवायरनमेंट है। तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ओके, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंसान की थॉट्स है या फीलिंग्स है या बाहर की सोशल सपोर्ट सिस्टम है या फिजिकल सिस्टम है, तो ये सारे के सारे आते हैं फिर कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई में। अब इसके बाद आता है रेजिजुअल स्टिमुलाई। रेजिजुअल स्टिमुलाई में क्या होता है, रेजिजुअल स्टिमुलाई दोज मेजरेबल। अच्छा, ये कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई का एग्जांपल क्या है ये आप देख लें। कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई इन द क्रॉनिक इलनेस सिनेरियो अ पर्सन सपोर्ट सिस्टम फैमिली फ्रेंड्स वुड बी द कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई दैट कुड इन्फ्लुएंस देयर एडाप्टेशन। अब एक बंदा है क्रॉनिक इलनेस, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि क्रॉनिक इलनेस में डायग्नोसिस जो है ना उसके लिए क्या है, डायग्नोसिस उसके लिए क्या है, ये है फोकल स्टिमुलाई। और ये जो पर्सन सपोर्ट सिस्टम उनको जो है ना फैमिली करे हुए होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ, और वही फ्रेंड्स और फैमिली जो है ना उनके एडाप्टेशन को क्या करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, तसल्ली देते हैं, और इसी वजह से वो एडाप्ट होते हैं टुवर्ड दिस दिस क्रॉनिक इलनेसेस। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम इनको प्रोवाइड की है, ये फैमिली और फ्रेंड, ये इनके लिए क्या है, कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई है। ओके, रेजिजुअल स्टिमुलाई क्या होते हैं, those immeasurable and unknowable stimuli that also exist and may affect the situation। अब ये जो रेजिजुअल स्टिमुलाई, ये कौन से स्टिमुलाई है, ये इमेजरेबल और अननोएबल स्टिमुलाई होते हैं। ये हर किसी जो है ना, हर कोई इसे नहीं पहचान सकता ये स्टिमुलाई, और ये अफेक्ट करते हैं क्या, सिचुएशन को। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस or even genetic predisposition could be considered residual stimuli that might influence a person's response to a chronic illness। जैसे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, तो इसी के बारे में हर किसी को पता नहीं चलता, बाद में टेस्ट वगैरह के बाद जो है ना इंसान को पता चलता है कि वाकई ये जो क्रॉनिक इलनेस था ये तो इसी वजह से था, या पास्ट एक्सपीरियंसेस है, तो इसी के बारे में भी हर किसी को पता नहीं होता ना। तो ये क्या है, ये इस पेशेंट के लिए जो है ना ये क्या है, ये रेजिजुअल स्टिमुलाई है। ओके, अच्छा, इसी के बारे में ये एक एग्जांपल आप इधर समझिए कि जैसा इमेजिन ये एक एग्जांपल आप इधर समझिए, आपको जो है ना फोकल कंटेक्सचुअल और रेजिजुअल का और भी आसानी से समझ आ जाएगा। इमेजिन अ पेबल causing ripples in a pond, the pebble hitting the water। अब वो पेबल है, पेबल कंक्रिया है, कंक्रिया जो है ना वो क्या करते हैं, वो पॉन्ड में एक तालाब है उसमें राइफल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो मौजे होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो पेबल हिटिंग द वाटर, तो ये वाटर उनके लिए क्या है, ये फोकल स्टिमुलाई है। वाटर की वजह से ये मौजी प्रोड्यूस होते हैं, अगर वाटर नहीं होती तो मौजी जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं होते। या पेबल और वाटर, ये जो पेबल वाटर के साथ हिट होते हैं, तो ये पेबल और वाटर जो है ना ये क्या है, ये उनके लिए फोकल स्टिमुलाई है, मौजों के लिए या राइफल्स के लिए। अच्छा, द इमीडिएट काज ऑफ द राइफल्स। अब दूसरा जो है ना वाइंड ब्लोइंग, हवा जो है ना, हवा की तैरने की वजह से भी ये जो राइफल्स है ये इसके पैटर्न में चेंजेस आते हैं। तो ये हवा जो है ना इसके लिए फिर क्या है, ये कंटेक्सचुअल स्टिमुलाई है। और अंडरलाइंग वाटर करंट, वाटर के अपने जो अंदर इसके दबाव होते हैं, इसके जो प्रेशर होते हैं अंदर, तो वो इसके लिए रेजिजुअल स्टिमुलाई, जिसका बाहर तक भी आता पता नहीं चलता कि वाकई में जो ये जो प्रेशर है ये भी जो है ना राइफल्स को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वो जो है ना उसके लिए क्या है, वो इसके लिए अंडरलाइंग वाटर जो है ना वो इसके लिए रेजिजुअल स्टिमुलस है। ओके, अच्छा, ये स्टिमुलाई के बारे में। अब हमने जो है ना कॉग्निटिव सब सिस्टम और रेगुलर सब सिस्टम के बारे में बात करनी है। अब ये जो स्टिमुलाई आते हैं तो ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग को। तो ह्यूमन बीइंग की जो 4 सिस्टम हमने पढ़ी थी, 4 एडाप्टिव सिस्टम, तो वो सिस्टम जो है ना वो क्या होते हैं, वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं फॉर दीज 2 सिस्टम्स, कॉग्निटिव सब सिस्टम और रेगुलेटर।
कॉग्निटिव माइंड को कहते हैं या कॉग्निशन को कहते हैं। और रेगुलेटर आपकी बॉडी की जो रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, कॉग्निटिव सब सिस्टम, ये जो स्टिमुलाई आते हैं तो ये अफेक्ट करते हैं आपके कॉग्निटिव सिस्टम को। कॉग्निटिव सिस्टम अ मेजर कोपिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग फोर कॉग्निटिव इमोटिव चैनल्स। अब इसमें जो है ना फोर कॉग्निटिव इमोटिव चैनल्स होते हैं ये कॉग्निटिव सिस्टम में। इसमें सबसे पहले आते हैं परसेप्चुअल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये जो स्टिमुलाई आते हैं तो ये परसीव कहाँ पे होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले वो, फिर लर्निंग, इसी स्टिमुलाई के बारे में नॉलेज गेन करना, फिर जजमेंट, इसी के बारे में जो है ना डिसीजन लेना, एंड एट द इन इमोशन, कौन सी इमोशन जो है ना, जो आपकी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जो जजमेंट के बाद जो है ना वो सामने आते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये 4 एरियाज होते हैं आपके कॉग्निटर सब सिस्टम में या आपके कॉग्निटिव सिस्टम में। फिर जो है ना रेगुलर सब सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब कॉग्निटिव सब सिस्टम ने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसी के बारे में जो है ना वो जजमेंट लिया, इमोशन जो है ना वो शुरू हो गई, तो फिर रेगुलर सब सिस्टम जो है ना उसको रिस्पॉन्स दी जाती है। ओके, अब रेगुलर सब सिस्टम अ बेसिक टाइप ऑफ एडाप्टिव प्रोसेस that respond automatically through neural, chemical और endocrine coping channels। तो अब ये क्या होता है, ये एडाप्टिव प्रोसेस, अब ये इसका काम शुरू होता है जब कॉग्निटिव सिस्टम स्टिमुलाई को हेड करते हैं और कॉग्निशन से जो है ना वो रिस्पांस आते फिर रेगुलर में। तो रेगुलर जो है ना डायरेक्टली स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और वो थ्रू न्यूरॉन्स के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू, हार्मोन्स वगैरह, एंडोक्राइन कोपिंग चैनल्स वगैरह के थ्रू जो है ना हार्मोन इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज होते हैं, केमिकल्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, या न्यूरोनल सिस्टम में चेंजेस आते हैं और रिस्पॉन्स शो होते हैं टुवर्ड द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। It's the model way. It's the model way of explaining a person's mental coping mechanism used for adaptation। तो cognitive systems क्या होते हैं कि ये आपके coping mechanism थ्रू mental coping mechanism जो है ना टुवर्ड एडाप्टेशन, वो क्या होते हैं, वो cognitive subsystem जो है ना वो करते हैं। और रेगुलेटर जो है ना वो फिर आपकी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम को जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं, रेगुलेटर सिस्टम। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस, स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस, और दूसरा होता है इनोवेटर कंट्रोल प्रोसेस। अब ये याद रखिए, जो कॉग्निटर सब सिस्टम है और ये जो रेगुलेटर सब सिस्टम है, तो ये डायरेक्टली हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए फिर हम फोर एडाप्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं, जो फिजियोलॉजिकल है और सेल्फ कंसेप्ट है, और तीसरा जो है ना वो जो चार एडाप्टिव सिस्टम है, अभी जरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो वही जो है ना फिर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन, उनसे इन दो के रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो लोग करते हैं। ओके, अच्छा, स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस एम्ड एट system maintenance and involving various and daily activities whereby participants accomplish the primary purpose of the group and contribute to the common purpose of the society। अब ये जो है स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस, ये क्या होता है, ये आपके बॉडी के वो प्रोसेस होते हैं जो एक्टिविटीज, जो डेली एक्टिविटीज को जो है ना क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। या पार्टिसिपेंट जो है ना जब भी वो सोसाइटी की कॉमन पर्पस को प्रमोट करते हैं, तो सोसाइटी की कॉमन पर्पस को जो है ना वो अपनी प्राइमरी पर्पस ऑफ द ग्रुप को एकम्प्लिश करके वो सोसाइटी की पर्पस को जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी आपको जो है ना समझ आ जाएगा। स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस आर लाइक द बॉडीज होमोस्टैटिक मैकेनिज्म मेंटेनिंग द इंटरनल बैलेंस एंड इंश्योरिंग द ऑर्गेनिज्म फंक्शन स्मूथली। अब ये स्टेबलाइजर कंट्रोल सिस्टम जैसा कि आपका बॉडी का हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म होता है, तो हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी को इंटरनली बैलेंस रखते हैं, और मेन थीम क्या होता है कि आपका होल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या करे, वो स्मूथ फंक्शन परफॉर्म करे। इसी तरह जो है ना इधर ये वाला है कि ये जो है ना ये इंटरनली अपने आप को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, और जो सोसाइटी की पर्पस होता है, जो ब्रॉड पर्पस होता है, तो उसी को जो है ना ये कंट्रीब्यूट करता है। सेम एज हियर कि होमोस्टैटिक मैकेनिज्म जो है ना ये इंटरनली बॉडी को मेंटेन रखते हैं और होल सिस्टम को, होल ऑर्गेनिज्म को स्मूथ रखने पे मजबूर करते हैं। ओके, दूसरा जो है ना वो इनोवेटर कंट्रोल प्रोसेस है। इनोवेटर द इंटरनल सब सिस्टम दैट इन्वॉल्व स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसिंग फॉर ग्रोथ। अब ये जो खास सिस्टम्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, जैसा कि इधर एग्जांपल्स आपको जो है ना समझ आ जाएगा। इनोवेटर कंट्रोल प्रोसेस आर लाइक द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अब ये आपकी हेमोस्टासिस मैकेनिज्म, ये तो होल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक और सब सिस्टम्स होते हैं, जैसा कि ग्रोथ सिस्टम है, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं। अब ये क्या करते हैं, अलाउइंग द ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट एंड इवॉल्व
इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेसेस है, तो ये क्या करते हैं, ये चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल ये कि स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस और इन्वर्टर कंट्रोल प्रोसेस दोनों जो है ना, काम क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म या एनवायरनमेंट के चेंजिंग के साथ एडाप्टेशन करते हैं। लेकिन स्टेबलाइजर कंट्रोल सिस्टम जो है ना, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट पे होते हैं, जैसे कि हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म। और इन्वर्टर कंट्रोल प्रोसेस फिर इसके अंदर, स्टेबलाइजर कंट्रोल प्रोसेस के अंदर सब सिस्टम होते हैं, जैसा कि डेवलपमेंटल प्रोसेस और ग्रोथ प्रोसेस होते हैं। ओके, अच्छा, फिर कंसेप्ट, अब ये जो है ना इजी हो गया। कंसेप्ट, द राइट एडेप्टेशन मॉडल कंटेन्स मैनी डिफाइंड कंसेप्ट इंक्लूडिंग द मेटा पैराडाइम्स कंसेप्ट। जो हमने ऊपर ये सारे के सारे हमने क्या पढ़ी, ये सारे के सारे हमने जो है ना ये कंसेप्ट पढ़े, मेजर कंसेप्ट ऑफ द राइट एडेप्टेशन मॉडल। रिलेशनशिप, इन्होंने जो है ना कौन सी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, अब ये कंसेप्ट हमने तो पढ़ी। अब हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, किस तरह हम मालूम करेंगे कि रिलेशनशिप है क्या। तो अब right adaptation model is focused is composed of four adaptive modes that constitute and specific categories that serves as a framework for assessment। अब असेसमेंट के लिए फोर एडाप्टिव मूड हम पढ़ते हैं। ये जो ऊपर हमने जो है ना, ये ऊपर हमने इधर पढ़े ना, कोऑर्डिनेटर, सबसिस्टम, रेगुलेटर, ये तो हम असेस नहीं कर सकते। इसके असेसमेंट के लिए फिर हम फोर एडाप्टिव मूड जो है ना वो पढ़ते हैं। Four adaptive moves, responses to an interaction with the environment, are carried out and adaptation can be observed। अब इसी के थ्रू, इसी फोर एडाप्टिव मूड्स के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सेज और इंटरेक्शन को जो है ना एनवायरनमेंट और क्लाइंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं और जो रिस्पॉन्सेज होते हैं टुवर्ड स्टिमुलाई, वो हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं, और एडाप्टेशन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन्हीं फोर एडाप्टिव मूड्स के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले जो एडाप्टिव मूड है वो फिजियोलॉजिक फिजिकल मूड है। physical the physical and chemical process involved in the function and activities of the living organism। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो फंक्शन और एक्टिविटीज होते हैं, फिजिकल हो चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो विद इन द ऑर्गेनिज्म, द अंडरलाइंग नीड एज फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी। अब इसका मेन एम क्या होता है कि फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी को बरकरार रखिए। फिजियोलॉजिक इंटीग्रिटी क्या होता है कि आपकी सिस्टम, आपके फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं उनको बहाल रखिए, उनको इंटीग्रेट रखिए, उनको जो है ना बरकरार रखिए। तो ये मेन थीम होता है फिजियोलॉजिक फिजिकल मूड का। द डिग्री ऑफ होलनेस अचीव्ड थ्रू एडाप्टेशन टू चेंजेस इन नीड। अब ये फिजियोलॉजिकल इंटीग्रिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ होलनेस होता है, द डिग्री ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द डिग्री ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल, जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट का जो फंक्शन होता है ब्लड सप्लाई, तो वो मेंटेन रखना, ये फिजियोलॉजिक फिजिकल मूड का काम होता है। एंड ग्रुप्स, this is the manner in which human system manifest adaptation to basic operating resources। तो ग्रुप्स में क्या होता है, ये वही मैनर होता है जिसमें ह्यूमन सिस्टम जो है ना वो जो बाहर के रिसोर्सेज होते हैं उसी के साथ अपने आप को क्या करते हैं, उसी के साथ अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अ फैमिली यूनिट माइट अडॉप्ट their resources allocation budget based on changes in income or family size। अब चेंजेस आते हैं बाहर, फैमिली साइज में चेंजेस आ गए, इनकम में चेंजेस आ गए, तो आप सारी फैमिली जो है ना अपने आप को किस तरह अडॉप्ट करना है, अपनी बजट को किस तरह जो है ना एलोकेट करना है, तो ये फिर इन ग्रुप्स में होते हैं। और इन इंडिविजुअल में, जैसे कि मैंने आपको हार्ट का एग्जांपल दे दिया, फॉर एग्जांपल बाहर गर्मी है तो गर्मी के साथ आपके स्वीटिंग शुरू होता है, तो स्वीटिंग ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है ना वो एक्टिवेट होता है। तो ये जो होलनेस आते हैं, डिग्री ऑफ होलनेस, ये डिग्री ऑफ होलनेस या डिग्री ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग, ये जो मेंटेन रखेगा, तो ये कौन रखेगा, फिजियोलॉजिकल फिजिकल मूड रखेगा। ओके, ये आप देखिए इधर जो है ना ये स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई जो है ना ये आपके फिजियोलॉजिकल या आपकी सेल्फ कंसेप्ट या आपके इंटरडिपेंडेंसी या आपके रूल फंक्शनिंग से जो है ना ये स्टिमुलाई और फिर बिहेवियर जो है ना वो क्या होता है, इसके रिस्पांस होते हैं। तो स्टिमुलाई आते हैं आपकी इन एडाप्टिव सिस्टम को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं, और इन्हीं एडाप्टिव सिस्टम के थ्रू आपको फिर पता चलता है कि कौन सा बिहेवियर जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, अच्छा, फिर दूसरा फिजियोलॉजी एडाप्टिव मूड जो है ना वो क्या है, सेल्फ कंसेप्ट और ग्रुप आइडेंटिटी मूड है। सेल्फ कंसेप्ट फॉर इंडिविजुअल, ग्रुप आइडेंटिटी फॉर ग्रुप और फैमिली। ओके, तो सेल्फ कंसेप्ट इंसान का जो अपने बारे में जो बिलीव्स होते हैं उसको हम कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। फोकस ऑन फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी एंड अ सेंस ऑफ यूनिटी, मीनिंग एंड पर्पसफुलनेस इन द यूनिवर्स। तो सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है
कि आप स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी की तरफ जो है ना अपने आप को जो है ना आप लेके जाते हो। स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी क्या होता है कि आप अपनी स्पिरिचुअल वेल बीइंग जो है ना वो प्रमोट करना चाहते हो, तो ये आपका सेल्फ कंसेप्ट होता है। इसमें आता है स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी में आता है सेंस ऑफ यूनिटी आप में हो, सेंस ऑफ पर्पस, मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्या मेरा मकसद है, पर्पसफुलनेस लाइफ जो है ना आप जिंदगी में जीना चाहते हो। तो ये सेल्फ कंसेप्ट आपको जो है ना इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। फिर रूल फंक्शनिंग क्या होता है? रूल फंक्शनिंग refers to the rules that individual occupy in society, fulfilling the needs for social integrity. It is knowing whom one is in relation to other. तो रूल फंक्शन आपकी सोसाइटी में जो एक्टिविटीज होते हैं, सिंपल वही एक्टिविटीज जिसको हम सोशल इंटीग्रिटी करते हैं कहते हैं कि सोशली अपने आप को आपने किस तरह जो है ना होल या मेंटेन या हेल्दी रखना है। तो अपनी एक्टिविटीज जब आप मेंटेन रखते हो कि किसी के साथ किस तरह इंटरेक्शन वगैरह करना है, तो ये आपका रूल फंक्शन होता है। इंटरडिपेंडेंस मोड क्या होता है? द क्लोज रिलेशनशिप ऑफ पीपल एंड देयर पर्पस। पीपल और पर्पस के दरमियान जो क्लोज रिलेशनशिप होता है। पर्पस क्या होता है? पर्पस स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स एंड द एडाप्टेशन पोटेंशियल ऑफ दीज रिलेशनशिप। इधर आपको समझ आ जाएगा। His emphasis the importance of healthy relationship that have a clear purpose। तो पर्पस कौन सा है? सपोर्ट है, कंपेनियनशिप है, आपका एनवायरनमेंट के साथ सपोर्ट, कंपेनियनशिप। स्ट्रक्चर क्या है? कम्युनिकेशन पैटर्न या बाउंड्रीज, बाउंड्रीज टुवर्ड द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, कम्युनिकेशन विद द सोशल ग्रुप्स, और साथ में जो है ना द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का के लिए आपका जो पोटेंशियल होता है, तो यही आपका क्या होता है? ये आपका इंटरडिपेंडेंस मोड। सैंपल ये कि आप किस तरह जो है ना फैमिली के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जो है ना इन रिलेशन में रहते हो, तो ये जो है ना आपका इंटरडिपेंडेंस मोड होता है। टू सब सिस्टम रिक्वायर असेसमेंट एंड द राय एडेप्टेशन मॉडल। द रेगुलर और कॉग्निटिव जो है ना ये असेसमेंट हम इनकी करते हैं, लेकिन these are coping system subsystem that allow the client to adapt and make changes when stressed। अब ये दो सिस्टम होते हैं, इनको आप कोपिंग सिस्टम भी कहें तो कोई मजाक नहीं, क्योंकि रेगुलेटर और कोग्नेटर ये दो सिस्टम होते हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टिमुलाई, और फिर जो है ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं ये फोर एडाप्टिव मूड्स। ओके, तो हम असेसमेंट जब हम करते हैं तो वो फोर एडाप्टिव मूड की हम असेसमेंट करते हैं, और इसी के थ्रू इन कोपिंग सब सिस्टम का हमें पता चलता है। द रेगुलेटर इज द फिजियोलॉजिक कोपिंग सब सिस्टम एंड द कोग्नेटर एज द कोग्नेटिव इमोटिव कोपिंग सिस्टम। तो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि रेगुलेटर ये फिजियोलॉजिक कोपिंग सिस्टम होता है, और कॉग्निटिव आपका क्या होता है? इमोटिव कॉग्निटिव सिस्टम होता है आपका। इन हर राइटिंग एक्सटेंडिंग द राय एडेप्टेशन मॉडल, इन्होंने जो राय एडेप्टेशन मॉडल जो है ना वो एक्सटेंड किया था किसी। राय शोज हाउ द फोर मूड्स वर्क इन कम्युनिटीज एंड ग्लोबली। राइज ने जो है ना ये कंसेप्ट को प्रेजेंट किया था कि ये जो फोर एडाप्टिव मूड है ये कम्युनिटी में और ग्लोबली जो है ना हम किस तरह यूज कर सकते हैं। शी स्टेट्स दैट the theoretical work presents well for nurse scholar to meet these challenges। इन्होंने जो कहा था कि जो theoretical वर्क इन्होंने की थी, तो इन्होंने कहा कि ये जो theoretical वर्क है ये जितने भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं तो उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं फॉर द नर्सिंग रूल एंड द ग्लोबल कम्युनिटी, और ग्लोबल कम्युनिटी में जो नर्सिंग रूल होता है उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। यूजफुलनेस इसका क्या है? यूजफुलनेस ये है कि ये जो राय एडेप्टेशन मॉडल है, तो ये आजकल भी जो है ना क्या होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इस पे रिसर्चेज होते हैं और इसको जो है ना यूज किया जाता है, इसमें जो है ना इतना वो कुछ नहीं है। ओके, टेस्टेबिलिटी क्या है? कि राय एडेप्टेशन मॉडल जो है टेस्टेबल है, इस पे डिफरेंट रिसर्चेज हुई है, और डिफरेंट रिसर्चेज जो है ना डिफरेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना इस पे बिल्डअप हो चुके होते हैं। ओके, तो डिफरेंट रिसर्चेज जो है ना इन इस सिस्टम को जो है ना वो क्या किया है, इनको टेस्ट किया है। फिर परसिमिनी इसका क्या है? ये परसिमिनियस है या नहीं है? तो आपको पता लग गया होगा, जैसे कि इतना लेंथी लेक्चर हमने दिया, तो ये जो है ना ये मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम है। ये जो है ये कम्प्लेक्स है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी के साथ साथ ये कंप्रहेंसिव भी है, कंप्रहेंसिव भी है, क्लियर भी है। और परसिमिनियस का हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में, कि परसिमिनियस इसको कहते हैं कि ये थ्योरी कितना इजी है और कितना कंप्रहेंसिव है। तो अगर एक थ्योरी जितना ज़्यादा इजी और कंप्रहेंसिव हो तो फिर उसको हम परसिमिनियस थ्योरी कहते हैं, और जो थ्योरी इजी नहीं होता, कम्प्लेक्स होता है, हालांकि वो कंप्रहेंसिव हो या नहीं हो, तो फिर उसको हम परसिमिनियस नहीं कहते। तो ये थ्योरी जो है ना ये इजी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स थ्योरी है,
और साथ में कम्प्रिहेंसिव भी। तो इसी वजह से ये जो थ्योरी है ये नॉट पार्सिमिनियस है, ये पार्सिमिनियस थ्योरी नहीं है, ये एक कम्प्लेक्स थ्योरी है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना क्या है, वैल्यूज इन एक्सटेंडिंग नर्सिंग साइंस। तो नर्सिंग साइंस जो है ना ये क्या करते हैं, ये राइट अपने बीन वेरिएबल एसेट इन एक्सटेंडिंग नर्सिंग साइंस को जो है ना ये बहुत ज्यादा क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। समराइज द इम्पैक्ट ऑफ राइट एडेप्टेशन ऑन नर्सिंग प्रैक्टिस एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटिंग दैट इट हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। तो ये जो है ना नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन सब में जो है ना ये थ्योरी जो है ना ये कारआमद होते हैं। इसी वजह से ये नर्सिंग साइंस और नर्सिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं। ओके, अच्छा, इसमें जो है ना साउथ अमेरिका स्टेट दैट द क्राइटेरिया फॉर गुड इज टू प्रमोट एडाप्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप टू ट्रांसफॉर्म अ सोसाइटी टू वन दैट प्रमोट डिग्निटी एंड टू सस्टेन द ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म द यूनिवर्स। तो इन्होंने जो है ना ये बात की थी कि अगर सोसाइटी को आप गुड की तरफ लेके जाते हो तो क्राइटेरिया फॉर गुड क्या है कि आप जो है ना क्या करो, इंसान जो है ना इंडिविजुअल और ग्रुप अपने आप को अडॉप्ट करे विद द एनवायरनमेंट या यूनिवर्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे होते हैं तो उसके साथ अपने आप को क्या करे, वो अडॉप्ट करे और डिग्निटी को जो है ना वो प्रमोट करे। वीकनेसेस इस थ्योरी की क्या है, तो स्ट्रेंथ तो हमने पढ़ी कि ये कम्प्रिहेंसिव है, कम्प्लेक्स थ्योरी है, क्लियरली जो है ना इन कंसेप्ट को वो एक्सप्लेन किया है, नॉट पार्सिमिनियस है। इसकी वीकनेसेस ये है कि ये जो है ना इस पे क्रिटिक्स ये होते हैं कि ये कंडीशन रिस्पांस पे बहुत ज़्यादा बेस करते हैं। कंडीशन रिस्पांस का सिंपल मतलब ये कि ये जो है ना ये कहते हैं कि ये वाला जो है ना एनवायरनमेंट की तरफ से ये जो स्टिमुलस आते हैं ये कंडीशन है, ह्यूमन जो है ना इसको ये इस वाला जो है ना ये वाला रिस्पांस शो करेगा। लेकिन हर जगह पे ये तो नहीं होता। अब ये कंडीशन रिस्पांस के लिए रिस्पांस जब इंसान शो करते हैं तो मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता कि उसी के थ्रू जो है ना आप उसके रिस्पांस को जो है ना वो प्रेडिक्ट करें, उसके रिस्पांस को आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इन्होंने कहा कि कंडीशन रिस्पांस डायरेक्टली इन्होंने जो है ना ये बात की, तो ये इसकी वीकनेस है। दूसरा, नो डायरेक्शन फॉर प्रायोरिटी सेटिंग। प्रायोरिटी सेटिंग का मतलब सिंपल ये कि एक पेशेंट आपके पास आ गया और उनको जो है ना आप एडाप्टेशन करनी है, लेकिन उसको मल्टीपल एडाप्टेशन की जरूरत होती है, मल्टीपल एस्पेक्ट पे एडाप्टेशन की। अब आपने जो है ना उसकी कौन सी एस्पेक्ट की एडाप्टेशन पहले करनी है, तो ये प्रायोरिटी सेटिंग जो है ना इनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। तीसरा जो है ना कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉडल एज परसीव्ड एज टाइम। अब ये इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स मॉडल है कि इसको जब आप कंप्लीटली इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो आपसे लेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है ये मॉडल। ओके, तो ये था आज का राइट एडेप्टेशन मॉडल। बहुत डिटेल से हमने पढ़ा क्योंकि इस सारी मॉडल में, सारी थ्योरी में जो है ना ये सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स थ्योरी था। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।